ज़्यादा आलसी थी। वे घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सुबह को वो सोकर 11-12 बजे उठती थी। काजल सोकर उठ जाती है और तैयार होकर किचन में आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना लूँ। काजल की ये बात सुनकर गीता को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नहीं काजल तू ही चाय पी ले, दोपहर की चाय मैं नहीं पीती। 12 बजे सो के उठेगी, दोपहर की चाय हुई ना हुई। शादी से पहले भी मैं खुद काम करती थी और आज घर में बहू आ गई फिर भी घर का काम मैं ही करती हूँ। मुझे तो बहू का कोई आराम ही नहीं है। काजल अपनी सास की बात सुन लेती है, फिर वो टाल देती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं आज अपने मैके जाऊँगी। मेरी माँ ने किसी काम से बुलाया है। बहू तेरा तो रोज़ यही रहता है, जब तेरा मन करे तभी मैके चली जाती है। पता नहीं राज भी तुझे कैसे भेज देता है। काजल अपनी सास की बात नहीं सुनती है, वे अपने मैके चली जाती है। काजल का जब भी मन करता था वो मैके में चली जाती थी। काजल ससुराल में कम रहती थी और मैके में ज़्यादा रहती थी। एक दिन गीता अपनी बहू से बोलती है, बहू कल को मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। तू मेहमानों के सामने मेरी इज्जत लाज रख लेना। ऐसा ना हो कल को भी तू कह दे मैं मैके जा रही हूँ। अरे माँ जी तुम मेहमानों को किसी और दिन बुला लेती, कल को मैं मैके जा रही हूँ। मेरी भाभी अपनी मैके जाएंगी तो मेरी माँ अकेली रहेंगी और मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, उनकी तो पता है तबीयत खराब रहती है। काजल की ये बात सुनकर गीता को गुस्सा तो आता है, फिर वो मन में सोचती है, अगर मैंने इसे मैके नहीं जाने दिया और इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो दुनिया वाले सब मुझे कहेंगे कैसी सास है, बहू को मैके नहीं जाने देती। फिर गीता बहू को जाने देती है। अच्छा बहू चल तू कल चली जाना और मेहमानों को मैं संभाल लूँगी। मेहमानों से मैं बोल दूँगी उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसकी वजह से जाना पड़ा। अब काजल का तो ये बहाना हो गया था मैके जाने का। मैके जाने के लिए कोई ना कोई बहाना ले देती थी, क्योंकि काजल घर के काम करने से बचती थी। एक दिन काजल अपने पति रमेश से बोलती है, देखो रमेश गर्मी बहुत हो रही है तो मैं इसलिए सोच रही हूँ मैं मैके चली जाऊँ। यहाँ पे तो मुझसे कोई काम नहीं होगा इतनी गर्मी में, और मैं किचन में कैसी खड़ी होंगी खाना बनाने। मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो अपने मैके जा रही हूँ। मैके में तो भाभी सारा घर का काम करती हैं और यहाँ तक कि मैं अपने आगे की प्लेट भी नहीं धोती। मेरी भाभी सारा काम करती हैं, मैं तो घर में सोती रहती हूँ बस। अरे काजल तुम हल्के बोलो, अगर माँ सुन लेगी तो क्या सोचेंगी। काजल ये गर्मी 8-15 दिन की नहीं है जो तुम अपने मैके घुमाओगी। ये गर्मी पूरे 5 महीने रहेंगी। क्या तुम 5 महीने अपने मैके रहोगी। काजल कुछ तो हमारे बारे में सोच लिया करो। तुम्हें जब भी देखते हैं वो मैके जाती रहती हो। ये घर तुम्हारा भी है और तुम्हें माँ का ख्याल नहीं आता। पूरे घर का काम माँ करती हैं और फिर भी कोई शिकायत नहीं करती। काजल और रमेश की बात गीता सुन लेती है। फिर गीता काजल को बुलाती है और काजल से बोलती है, देख बहू ये मत सोचना मैं अपनी वजह से बोल रही हूँ, जो बात सच है वही बोल रही हूँ। तू अपने मैके इतना मत जाया कर। अगर तू इतना अपने मैके जाएगी तो तेरे मैके वाले तुझसे अलकसाने लगेंगे और तेरी भाभी एक न एक दिन तुझे ताना ज़रूर देंगी। जितना तुम मैके कम जाओगी इतनी ही तुम्हारी इज्जत होगी। अगर तू ऐसे ही जाती रही मैके तेरी भाभी तेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगी। नहीं माँ जी जैसे तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मैके वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कभी नहीं अलकसाएंगे। तुम यही चाहती हो मैं यहीं पे रहूं, इस गर्मी में सड़ती रहूं। नहीं गर्मी में मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं मैके जा रही हूँ। काजल अपनी सास की बात नहीं समझती, वो मैके चली जाती है। काजल को यूँ देखकर उसकी भाभी सोनिया बोलती है, क्या दीदी तुम्हें भी चैन नहीं है गर्मियों में। जब भी देखो तुम यहाँ आती रहती हो। इतनी गर्मी हो रही है, अपने घर से भी चैन से बैठ जाया करो।
और मुझे देख लो, इतनी गर्मी में मैं तो कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि अपनी मैके नहीं गई। अपनी भाभी का यह बर्ताव देखकर काजल को कुछ बुरा तो लगता है, पर वे नज़रअंदाज कर देती है और अपनी माँ से बोलती है, हाँ माँ, तुमने तो अपनी बहू को सिर पे चढ़ा रखा है, तभी तो वो इतना बोल रही हैं। अगर तुम उनको दबा के रखती तो वो इतना मुझसे ना बोलती। चुप हो जा काजल, तेरी भाभी सुन लेगी तो बहुत लड़ाई होगी। और तेरी भाभी को मैंने सिर पे नहीं चढ़ा रखा, वो इस काबिल है, मेरा इतना ख्याल रखती है, बेटियों की तरह ख्याल रखती है मेरा, और पूरे घर को संभाल रखा है उसने। तू जितनी बार भी आई है उसने अभी तक तुझसे कोई काम नहीं कराया और तुझे बैठ के ही खाना खिलाया है, यहाँ तक कि तेरे आगे की प्लेट भी उसने धोई है। देख काजल, जो सच है वही बोल रही हूँ। मेरी बहू मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और इसके खिलाफ़ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। दोनों की ये बात सुनकर काजल का भाई आ जाता है और काजल से बोलता है, काजल, मैं एक भाई होने के नाते एक बात बताता हूँ, जितना तू ध्यान हमारे घर पे दे रही है इतना तू अपने ससुराल में दे। तू माँ को मेरी बीबी के खिलाफ़ कर रही है। तूने कभी सोचा है अगर मेरी बीबी घर छोड़ के मैके चली गई तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा और माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ से तो कोई काम नहीं होता। और यही बात तू अपनी ससुराल में सोच, तेरे सिवा तेरी सास का कौन है वहाँ पे? अगर तू अपने घर पे रहेगी और अपनी घर सास का ख्याल रखेगी, इसी में ही तेरी बेहतरी है। जब भी तेरा मैके आने मन करता है तू आ जाया कर, पर इतना मत आया कर। अब तेरा घर ये नहीं वो है, वहाँ का ध्यान दे। ऐसा न हो राजेश के दिल से तू उतर जाए, कहीं राजेश दूसरी शादी न कर ले। तूने अभी ना पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया है और ना ही बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई, मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊँगी। देख काजल बेटी, तू समझने की कोशिश कर। अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो तू मुझे देख सकती है? नहीं ना, ऐसी ही तेरी सास भी तेरी माँ की तरह हैं और वो तुझसे तो इतना कुछ कहती भी नहीं है। हाँ माँ, मैं समझ गई, आज से मैं मैके नहीं आऊँगी। पहले अपना घर देखूँगी फिर यहाँ पे आऊँगी। हाँ बेटी, तेरा भी इतना घर है, जब भी तेरा मन करे आ जाया कर। हमारा तो समझाने के काम था। हाँ माँ, मैं आज समझ गई और जो भी मैंने कुछ करा है वो अपनी सास से माफ़ी मांग लूँगी और इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। अब काजल अपनी ससुराल में काम करने लगती है और अपने मैके भी बहुत कम जाती है। काजल अपनी ससुराल में सब लोगों का बहुत ख्याल रखती है। दिव्या डॉक्टर है और अर्जुन एक सरकारी जॉब करता है। दिव्या और अर्जुन की पसंद से शादी होती है। अर्जुन और दिव्या दोनों शहर में रहते हैं। अर्जुन के माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन अर्जुन दिव्या से बोलता है, दिव्या, आज शाम को माँ और बाबूजी यहाँ आ रहे हैं और कल को अपने संडे की छुट्टी है। माँ और बाबूजी के साथ खूब मस्ती करेंगे। शाम को करण के माँ और बाबूजी आ जाते हैं। वे सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं। चलो बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, सब लोग सो जाते हैं। सुबह को तो तुम दोनों की छुट्टी है, कल दिन में बातें करते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। और हाँ दिव्या बहू, तुम सुबह को जल्दी मत उठना, सुबह का नाश्ता मैं बना लूँगी। पूरे हफ्ते तो तुम काम पे जाती हो, इसलिए कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम सो के लेट उठना। अगले दिन सरला नाश्ते में छोले पूरी बना लेती है। तभी करण उठकर अपनी माँ के पास किचन में आता है। अरे करण बेटा, उठ गए तुम? चलो अब सब जने साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ माँ, नाश्ते में क्या बनाया है तुमने? करण बेटा, मैंने छोले पूरी बनाए हैं। मैंने सोचा आज पहला दिन है, अपने हाथों से अपनी बहू को छोले पूरी बना के खिलाऊं। देख लेना, बहू को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे छोले पूरी। अरे माँ, वो छोले पूरी नहीं खाती, वो इतना ऑयल का खाना तो बिल्कुल नहीं खाती और ना ही मुझे खिलाती है, वो मुझे भी डांटती है। अगर मैं बाहर का खाना खा लेता हूँ तो मुझे भी बहुत डांटती है, यही बोलती है ज़्यादा ऑयल का खाना खाना सही नहीं है। तो माँ, आज वो नाश्ता कैसे करेगी?
अरे करण बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं अपनी बहू को अपने हाथों से खिलाऊंगी। कैसे मना कर सकती है भला। सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। दिव्या नाश्ते में छोले पूरी देख लेती है, पर दिव्या मना भी नहीं कर सकती थी। दिव्या की सास सरला दिव्या को ज़बरदस्ती छोले पूरी खिला देते हैं। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन के बाबूजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। दिव्या कुछ दवाइयाँ देती हैं। बाबूजी, जो अभी मैंने दवाइयाँ दी हैं उनसे तुम्हें आराम मिला या नहीं? हाँ बहू, बहुत ज़्यादा आराम है। अब मेरी तबीयत सही लग रही है। बाबूजी, आपको अपना खान पान का ध्यान रखना होगा। मैं आपको सुबह देख रही थी, आप पूरियाँ बहुत ज़्यादा खा रहे थे। आपको ज़्यादा ऑयल खाना बहुत नुकसान देता है, इसलिए ना आप ज़्यादा ऑयल वाली सब्ज़ी खाएंगे और ना ही कोई चटपटी सब्ज़ी खाएंगे। बाबूजी, इन छोटी बीमारियों से बड़ी बीमारी बन सकती है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा परहेज़ करना होगा। आपके उम्र के साथ साथ जिस्म भी कमज़ोर हो गया है, और वैसे भी ज़्यादा ऑयल वाली सब्ज़ी तो हम जैसों को भी नुकसान देती है। माँ जी, हम दोनों बाज़ार चलेंगे और मैं अपने इस किचन के लिए हरी हरी सब्जियाँ लाऊंगी। हाँ बहू, तू सही बोल रही है। जब भी हम तेल की सब्ज़ी खाते हैं तेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब हो जाती है। हम लोगों को अब परहेज़ का खाना चाहिए। दोनों सास बहुएं बाज़ार चली जाती हैं। दोनों हरी हरी सब्जियां ले आती हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या की जेठानी दिव्या के घर आती हैं। दिव्या की वो सगी जेठानी नहीं थी, सरला की जेठानी की बहू थी। वे लोग भी अपनी फैमिली के साथ उसी शहर में रहते हैं जिस शहर में दिव्या रहती थी। दिव्या की जेठानी रितिका बोलती हैं, माँ जी, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझे कल ही पता चला था कि आप शहर आए हो घूमने। मैंने सोचा मैं भी जाके माँ जी से मिलाऊँ। और देखो, तुम्हारा पोता भी बहुत तुम्हें याद कर रहा है। हाँ रितिका बहू, ये तो बहुत अच्छा करा तुमने। तुम भी इस शहर में रहती हो तो मुझे टेंशन नहीं रहती इन दोनों की। वे लोग बातें करते हैं, तभी रितिका का बेटा बोलता है, दादी दादी, मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है। मुझे खाने के लिए बर्गर मंगा दो ना। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी मैं तुम्हारे दादाजी से मंगाती हूँ। तू तो मेरा लाडला बेटा है। राज को बर्गर मंगा देते हैं। राज जैसे ही बर्गर खाता है उसके पेट में दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं दिव्या बहन, इसे क्या हो जाता है, और ये घर की सब्ज़ी तो कुछ खाता ही नहीं है। राज सारी चीज़ें बाहर की खाता है, बर्गर, चाउमीन, मोमो। भाभी, ये बच्चा है, तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जो इसके पेट में दर्द हो रहा है ये बाहर के खाने से हो रहा है। तुम इतने बाहर की चीज़ें ना खिलाया करो, ये हमारे पेट में नुकसान ही देते हैं। जब भी राज बाहर के खाने की ज़िद करे तुम रोटी के रोल बना दिया करना। देख लेना, ये रोल राज को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पर दिव्या, मुझसे तो रोल बनाने नहीं आते, मैं कैसे बनाऊं? तुम ही बनाना सिखा दो, फिर मैं राज को रोल बना दिया करूंगी। आओ भाभी, मेरे किचन में चलते हैं। दिव्या अपनी जेठानी को रोटी के रोल बनाना सिखा देती है और दिव्या राज को बहुत प्यार से समझाती है। राज भी अपनी चाची की बात मान जाता है। देखा रितिका बहू, ये है मेरी बहू की रसोई। मेरी बहू की किचन में हर चीज़ मिलेगी, और वो भी बिना नुकसान की चीज़ें मिलेंगी, फ़ायदे वाली ही चीज़ें मिलेंगी सब। हाँ माँ जी, तभी तो ये डॉक्टर साहिबा हैं। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। माधुरी की शादी होती है। माधुरी के ससुराल में सब लोग बहुत खुश होते हैं। माधुरी को ससुराल में सब लोगों का प्यार मिलता है। उस बड़ी सी फैमिली में एक नौकरानी भी रहती थी। कमला को इस घर में काम करते हुए 15 साल हो गए थे। कमला ने अपने काम से सब लोगों का दिल जीत लिया था। कोई उसे नौकरानी के नाम से नहीं बुलाते थे, और कमला पे सब लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। एक दिन माधुरी किचन में होती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं अपना खाना अपने रूम में लेके जा रही हूँ। वो नौकरानी है ना कमला, वो मेरे खाने को बहुत ध्यान देती है। वो तो हर वक्त मुझे नज़र लगाती रहती है।
और सुना है नौकरानियों की नज़र बहुत बुरी होती है। माधुरी की ये बात सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगता है। नहीं बहू, कमला ऐसी नहीं है। हम उसे अपनी फैमिली का सदस्य मानते हैं। और भला कमला को इस घर में काम करते हुए 15 साल हो गए हैं। हमें कभी नहीं लगा कि ये गैर है और ये नौकरानी है। बहू, तूने आज नौकरानी बोला है तो बहुत बुरा लगा। माधुरी अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है। माधुरी बहुत ही सखियाई होती है। माधुरी को यही लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे सब लोग नज़र लगाते हैं। तभी माधुरी के कमरे में कमला आ जाती है और बोलती हैं, माधुरी भाभी, तुम्हें मालकिन बुला रही हैं। कुछ मेहमान आए हैं तुम्हें देखने। अच्छा कमला, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैंने तो माँ जी से मना करा था मेरे कमरे में कोई नहीं आए, फिर भी तुम्हें भेज दिया। माधुरी बाहर जाकर मेहमानों में बैठ जाती है। अरे वाह सावित्री, तू तो अपनी बहू चांद का टुकड़ा लाई है। तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। सावित्री, अपनी बहू की नज़र ज़रूर उतरवा लेना। अभी इसकी नई शादी हुई है, कुछ लोग इसे नज़र लगाते होंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। हमारी ये कमला है ना, ये नज़र बहुत अच्छी से उतारती है। जिसकी भी ये नज़र उतारती है उसे नज़र नहीं लगती फिर। सुन बहू, तू अभी इस घर में नई आई है। अपने खाने पीने का ध्यान रखा कर। किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। ये घर के नौकर होते हैं ना, ये बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा न हो तुझे नज़र लग जाए तगड़ी वाली। और इस कमला से तो बहुत ही बच के रहना, ये नज़र की बहुत बुरी है। तेरे पहनने ओढ़ने पे ये नज़र ज़रूर लगा देगी। माधुरी एक तो सखियाई थी, फिर वो पड़ोसन भी उसे चढ़ा देती हैं। फिर कमला से और ज़्यादा दूरी बनाने लगती है। ऐसी ही माधुरी की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। एक दिन माधुरी की तबीयत खराब हो जाती है। माधुरी निखिल से बोलती है, निखिल देखो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हाथ पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कमला मुझे नज़र लगाती है। जब भी मैं कपड़े पहनती हूँ ये मुझे घूर घूर के देखती है। अरे माधुरी, तुम कैसी बातें कर रही हो। कमला हमारे घर की एक सदस्य है और भला अपनों की नज़र कैसे लग सकती है। ये गर्मी का मौसम है, इसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। और प्लीज़ ये मन का मैल ज़रूर निकाल दो। मुझे तो लग रहा है इस बैम में तुम ज़रूर बीमार हो जाओगी। तभी कमला आ जाती है। लाओ माधुरी दीदी, मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ, क्या मालूम तुमने नज़र लग गई हो। कमला माधुरी की नज़र उतार देती है और कमला माधुरी का पूरा दिन ख्याल रखती है। माधुरी भाभी, अब तुम्हें कुछ आराम मिला कि नहीं नज़र उतारने से। नहीं कमला दीदी, मेरी तबीयत तो और ख़राब लग रही है। अच्छा, जो अभी डॉक्टर दवाई दे के गए हैं मैं तुम्हें वो ला के देती हूँ, वो खा लेना, फिर आराम हो जाएगा। और मैं तुम्हें काढ़ा भी बना दूँगी। कमला माधुरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, टाइम पे दवाई देती है। माधुरी बैठे बैठे ये सब देख रही थी। माधुरी कमला से बोलती है, कमला दीदी, मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है। तुम घर का काम तो छोड़ देती हो पर मेरे फ़िक्र बहुत ज़्यादा कर रही हो। सॉरी दीदी, मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा था। पर हाँ, मुझे आज पता चल गया कभी अपनों की नज़र नहीं लगती। और ये नज़र वाला वहम भी मेरे मन से निकल गया। अगर मुझे नज़र लगी होती तो मेरी नज़र उसी टाइम पे सही हो जाती। ये मौसम की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। माधुरी का ये बदलाव देखकर घर वाले सब बहुत खुश होते हैं और अब माधुरी का मन का वहम निकल जाता है। माधुरी कमला से बहुत अच्छे से पेश आने लगती है।